चारों तरफ ठंडी हवाएं चल रही हैं। वहीं सुलेखा चारपाई पर लेटी है और अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। सिमरन, मेरी बच्ची, तू ठीक तो है ना? सुलेखा अपनी बेटी को याद कर रही है, लेकिन कहाँ है इनकी बेटी? रूपनगर नाम का खूबसूरत गांव एक छोटी सी नदी के किनारे बसा था, जहाँ सिमरन अपनी माँ सुलेखा के साथ रहती थी। सिमरन मात्र 5 साल की थी जब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। सिमरन, जल्दी आजा बेटा, नाश्ता कर ले और फिर स्कूल भी तो जाना है। स्कूल जाने में देरी हो रही है, फिर मुझे भी कुछ काम करना है। हाँ माँ, आ रही हूँ। पहले ये तो बताओ आज खाने में क्या है? ये देख, मैंने तेरे लिए नमक का पराठा बनाया है। नहीं माँ, मुझे ये नाश्ता नहीं करना। मुझे रूखी सूखी रोटी का पराठा अच्छा नहीं लगता। मुझे पराठा दूध के साथ चाहिए। आज घर में दूध नहीं है बेटा, आज तू ऐसे ही खा ले। मैं ना कल से तेरे लिए दूध ले आऊंगी, ठीक है? नहीं माँ, मैं ऐसे नहीं खा सकती, मुझे दूध ही चाहिए। अच्छा फिर तू रुक, मैं पड़ोस में मीरा ताई से पूछ कर आती हूँ। सुलेखा मीरा ताई के घर जाती है। ताई, मुझे सिमरन के लिए हर रोज 1 गिलास दूध मिल सकता है क्या? उसके बदले में आपके यहाँ कोई भी काम कर दूंगी। वो क्या है ना, उसको सूखा खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा ठीक है, वैसे वो विनोद की माँ बीमार रहती है और हम बर्तन धोने के लिए एक बाई की तलाश कर रहे हैं, तो तुम ऐसा करो, हर रोज मेरे घर आके बर्तन कर दिया करना और उसके बदले में तुम्हें 1 गिलास दूध दे दिया करूंगी, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है मीरा ताई, मैं ना आज से ही आ जाती हूँ। सुलेखा इसी तरह गांव में सबका कुछ न कुछ काम करती थी, जिसके बदले उसको कुछ पैसे मिलते थे और उसी से उसका घर चल रहा था। सुलेखा अपनी बेटी को किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देती थी। उसकी हर बात को वो पूरा करती थी और उसे हमेशा अच्छा खिलाती और अच्छा पहनाती थी। यहाँ तक कि उसे अच्छे स्कूल में भी पढ़ाती थी। माँ, तुम खुद भी तो खाना खा लो। देखो तो कितनी कमजोर हो गई हो। देखना, जब मैं नौकरी लग जाऊंगी ना, तब मैं तुम्हें कुछ भी काम नहीं करने दूंगी। आपको रानी बनाकर रखूंगी। हाँ मेरी बेटी, नौकरी करके पैसे कमाएगी तो मैं ना सब काम छोड़ दूंगी, फिर तो सब ठीक हो जाएगा और मैं भी तेरे लिए एक अच्छा सा लड़का देख के तेरी शादी कर दूंगी और मैं यहाँ रानी की तरह बैठकर राज करूंगी। हाँ माँ, फिर सब अच्छा होगा। चलो माँ, अभी आप मुझे एक अच्छी सी कहानी सुनाओ। फिर सुलेखा अपनी बेटी को अच्छी सी कहानी सुनाती है और सिमरन सो जाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था और सुलेखा अपनी बेटी सिमरन को हर खुशी देना चाहती थी। कभी कभी ऐसा दिन भी होता था कि सुलेखा खुद भूखे रहकर अपनी बेटी को अच्छा खाना देती थी। माँ, आज दाल चावल कितने अच्छे बने हैं, आप भी मेरे साथ खाओ ना। नहीं बेटा, आज ना मुझे बिल्कुल भूख नहीं है और मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है। मैं खाना खाऊंगी ना तो बीमार हो जाऊंगी, इसलिए आज मैं नहीं खाऊंगी। अच्छा तू खाना खा ले, मैं ना तेरे लिए पानी लाती हूँ। सुलेखा पानी लेने के लिए जाती है। सिमरन अपने लिए दाल परोसने के लिए भगोने का ढक्कन खोलती है तो वो चौंक जाती है। अरे ये क्या, ये तो बिल्कुल खाली है, सारी दाल तो खत्म हो गई है। माँ के लिए तो दाल बची ही नहीं थी। अब मैं समझी, माँ के लिए जो कुछ था उसने मुझे खिला दिया और अपने लिए बहाना बना रही थी ताकि मुझे न पता चले और मैं आराम से खाना खा लूं। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इन सब मुसीबतों के साथ सिमरन बड़ी हो जाती है और उसकी शहर में नौकरी लग जाती है। वो एक बहुत बड़ी अधिकारी बनती है। उसके बाद सिमरन अब अपने पसंद के लड़के अशोक से शादी कर लेती है। अशोक भी एक सरकारी अधिकारी था। सुलेखा भी शहर में आकर कुछ दिन रहती है, परंतु वहाँ सिमरन और उसका पति अशोक अपने ही काम में व्यस्त रहते थे और सुलेखा से बात तक नहीं करते थे। वो दिन भर घर में अकेले पड़ी रहती थी। घर में कोई मेहमान आता तो वो दोनों सुलेखा को लोगों के सामने आने तक नहीं देते थे। माँ, मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि अच्छे कपड़े पहना करो, थोड़ा अच्छा रखो अपने आप को। आखिर मैं एक सरकारी अधिकारी हूँ, मुझसे कितने लोग मिलने आते हैं, आपको ऐसे देखेंगे तो क्या बोलेंगे? आपकी वजह से ना मेरी बेइज्जती होती है। एक दिन घर में कुछ मेहमान आए थे, तभी सुलेखा कमरे से बाहर निकल कर आती है। सुनो, मेरे लिए एक गिलास पानी लाना। मुझसे बोल रही हो क्या बेटा?
हाँ हाँ, आपसे ही बोल रही हूँ। पूछ तो ऐसे रही हो जैसे इस घर की मालकिन हो। सुलेखा एक गिलास पानी भरकर लाती है और उस औरत को देने लगती है कि तभी वो पानी उस औरत के ऊपर गिर जाता है। ओह माय गॉड, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर सकती, कामचोर कहेगी। सिमरन, तुम्हें और कोई नौकरानी नहीं मिली थी क्या जो इस बुढ़िया को यहाँ रख लिया? माफ करना बेटा, वो मैंने जानबूझकर नहीं किया। दूर हटो मुझसे, मैं खुद साफ कर लूंगी। तभी सिमरन अपनी माँ के पास आती है। आप अपने कमरे में जाइए। वो बेटा, मुझसे गलती से पानी गिर गया। मैंने कहा ना, आप अपने कमरे में जाओ। सुलेखा अपने कमरे में चली जाती है और कुछ देर के बाद सारे मेहमान अपने अपने घर चले जाते हैं। तभी सिमरन और उसका पति अशोक कमरे में आते हैं। माँ, मैंने आपको कितनी बार बोला है, जब कोई घर में आता है तो आप अपने आप को कमरे से बाहर मत निकाला करो। बेटा, वो मुझे भूख लगी थी तो किचन में जा रही थी। अरे यार, कुछ देर के बाद खाना खा लेती तो क्या हो जाता? इन्हें ये नहीं पता कि लोग इन्हें देखकर क्या सोचते हैं, कि हमने नौकरानी रखी हुई है आज, इसलिए उस मैडम ने आपसे पानी मांगा था। ऐसे काम करके आप हमारी जानबूझकर बदनामी कराती हो। वो भी सोच रहे होंगे कि कितनी बूढ़ी औरत को काम पर रखा है। माँ, आप समझ रही हो, हमारे यहाँ भी कुछ स्टैंडर्ड है और आप ऐसी हरकतें करके ना उसको गिराने में लगी हुई हो। इससे तो अच्छा होता ना कि आप गाँव में जाकर रहती। हाँ, अब आप गाँव में रहो, हम आपका खर्चा भेज दिया करेंगे। हाँ माँ, अशोक जी ना बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप गांव में ही जाकर रहो, आपका खर्चा आपको समय से मिल जाएगा। ठीक है बेटा, अगर मेरे यहाँ रहने से तुम्हारी बदनामी होती है तो मैं गांव में रह लूंगी। मैं तुम्हारा खर्चा लेकर क्या करूंगी? जब तक मेरे हाथ पैर चलते हैं मैं कमा लिया करूंगी। सुलेखा चुपचाप अपनी बेटी के घर से चली जाती है और वो गांव में रहने लगती है। सुलेखा फिर से गांव वालों का कुछ न कुछ काम कर दिया करती थी, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते थे और ऐसे ही समय बीतता जाता है। एक दिन अचानक सिमरन बीमार होती है और डॉक्टर उसके कुछ टेस्ट करते हैं तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। अशोक, मेरे दोनों गुर्दे खराब है। अब मेरी जिंदगी का अंतिम समय आ गया है। डॉक्टर ने कहा है अगर तुरंत गुर्दे नहीं बदले गए तो मेरी मौत हो सकती है। अशोक पूरी कोशिश करता है, रिश्तेदार, दोस्त, परिचित वो सबसे कहता है, लेकिन सिमरन के लिए गुर्दा कहीं नहीं मिलता और ना ही कोई दान करता मिलता है। अचानक एक दिन एक गुमनाम दान करता उसको अपना गुर्दा दान दे देता है, जिससे उसका ऑपरेशन होता है। 15 दिन अस्पताल में रहने के बाद सिमरन ठीक हो जाती है और अपने घर आ जाती है। फिर एक दिन, देख लिया अपनी माँ का प्यार। दुनिया जहान के लोग आकर तुमको देख कर चले गए, लेकिन तुम्हारी माँ तुमको देखने तक नहीं आई। सिमरन कुछ नहीं बोलती और मन ही मन अपनी माँ से बहुत नफरत करने लगती है और ना ही वो उसको कभी गांव देखने जाते हैं। एक दिन गांव से सिमरन के पड़ोसी का फोन आता है। हेलो सिमरन, तुम्हारे घर से बदबू आ रही है, मकान बंद है, यहाँ आकर देखो। सिमरन और अशोक जब वहाँ जाते हैं तो वो देखते हैं कि मकान बंद पड़ा है और उसकी माँ अंदर मरी पड़ी है। शायद उन्हें 5-6 दिन हो गए होंगे मरे हुए। बहुत बीमार थी बेचारी, उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था यहाँ। अरे बेचारी बहुत स्वाभिमानी थी, किसी का एहसान नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि गांव में कुछ लोगों ने उसको कहा कि तुम इधर उधर मारी मारी फिरती हो, तुम्हारी बेटी तक तुम्हारी मदद नहीं करती, शायद तुम में ही कोई कमी होगी। अशोक और सिमरन अपनी माँ का क्रियाक्रम करवाते हैं। माँ का दाह संस्कार करने के बाद दोनों अपने घर आ जाते हैं तो पड़ोस की मीरा ताई सिमरन को धिक्कारने लगती है। अरे ओ सिमरन, हम तुम्हें ऐसा नहीं समझते थे। तुम्हारी खातिर आखिर सुलेखा ने पूरी जिंदगी मजदूरी की और अपने शरीर का खान पान का ध्यान भी नहीं रखा उसने। तुम भूल गई आखिर कौन करता है? तुम दोनों ने उसे शहर से लड़ झगड़ कर भगा दिया और कोई माँ होती ना तो तुमको देखना तक नहीं चाहती, लेकिन उसने अपना तो गुर्दा तक तुम्हें दे दिया। ये बात सुनकर सिमरन को जैसे करंट लग गया हो। मुझको गुर्दा देने वाली मेरी माँ थी? अरे तभी तो वो तुमको देखने नहीं आ सकी। उसने डॉक्टर से कह दिया था कि तुम्हें मत बताना कि गुर्दा उसकी माँ दे रही है, नहीं तो शायद वो बेचारी मेरी कमजोर हालत को देखते हुए गुर्दा नहीं लेगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी ठीक हो जाए। अभी उसके सामने उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है, लेकिन मेरा क्या है, मैं तो मरने को ही बैठी हूँ, आज नहीं तो कल। ये सब बातें सुनकर सिमरन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं।
और वो बहुत पछतावा कर रही थी। हे भगवान, ये मैंने क्या अनर्थ कर दिया। जिसने कभी अपना सुख नहीं देखा, मेरे लिए पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, उसके अंतिम समय में भी मैं उन्हें अपने पास नहीं रख सकी। कैसी औलाद हूं मैं। सिमरन को सब कुछ याद आ रहा था, जब वो बचपन में अपनी माँ से कहा करती थी, माँ, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, तो आपको कमाकर खिलाऊंगी और आपको रानी बनाकर रखूंगी। हाँ हाँ, जब तेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं रानी बनकर राज करूंगी और कोई काम नहीं करूंगी। सिमरन बहुत पछता रही थी और वो जोर जोर से रो रही थी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया माँ। अपनी नालायक बेटी को माफ कर दो। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया। अपनी माँ के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया और उन्होंने मेरे लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं करी। मुझे माफ कर दो माँ। मुझे माफ कर दो। सिमरन अपना सिर पटक पटक कर रो रही थी, लेकिन अब सिवाय पछताने के क्या हो सकता था। जब तक तानिया यहाँ थी तब वो मेरा कितना ख्याल रखती थी, लेकिन जब से शादी करके ससुराल गई है, अपनी माँ को तो जैसे भूल ही गई है। वो कितने महीने हो गए हैं उसे देखो। आज बड़ा मन कर रहा है उससे मिलने का। क्यों ना आज तानिया से मिलने मैं ही चली जाऊं, वो मुझे वहां देखकर खुश हो जाएगी। अब उसके पास तो समय ही नहीं है अपनी माँ से मिलने के लिए। बेटी के घर ऐसे खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मूंगफली काफी है, यही ले जाती हूँ। कौशल्या खेत से अपने घर जाती है और बेटी के घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। अरे स्वेटर तो ले लूं, जो मैंने तानिया के लिए बनाया था, उसे बहुत पसंद आएगा। कौशल्या एक संदूक से स्वेटर निकालती है जो उसने अपनी बेटी के लिए बड़े प्यार से बनाया था। सब सामान लेकर कौशल्या तानिया के घर के लिए एक ऑटो में निकल पड़ती है और घर से कुछ ही दूर पहले वो उतर जाती है। हाय हाय, यहाँ तो बड़ी ठंड है। भगवान, मेरे तो हाथ पैर सुन पड़ गए। तभी सामने से एक मोटरसाइकिल वाला आता है और वो कौशल्या को टक्कर मार देता है। कौशल्या जोर से जमीन पर गिर जाती है और उसका सारा सामान बिखर जाता है और उसके सर और पैर पर चोट आ जाती है और मोटरसाइकिल वाला बिना कौशल्या को उठाए ही वहां से चला जाता है। हे भगवान, मार दिया मुझे। कैसे लोग हैं, एक बार देखते भी नहीं है। कौशल्या बड़ी मुश्किल से उठती है और अपना सारा सामान उठाती है। सारी मूंगफलियां मिट्टी में लथपथ हो गई थी और स्वेटर पर भी मिट्टी लग जाती है। कौशल्या अपना सारा सामान समेटती है और अपनी बेटी के घर के लिए निकल पड़ती है। सर्दियों का मौसम था और कौशल्या ऐसे ठंडे मौसम में बस एक शॉल डाले हुए ही अपनी बेटी से मिलने आ जाती है। हे भगवान, ठंड से मेरा पूरा शरीर कांप रहा है और सर की चोट से खून भी बह रहा है। तानिया मुझे ऐसी हालत में देखकर बहुत दुखी हो जाएगी। कौशल्या बड़े से महल की ओर बढ़ रही थी। मेरी बेटी का ससुराल तो महल है, रानी बन गई है मेरी बेटी तो। तभी गेट पर चौकीदार कौशल्या को देखकर उसे रोकता है। अरे कौन हो आप? इस हालत में कहाँ जा रहे हो? बेटा, मैं तानिया की माँ हूँ। रास्ते से आते समय मोटरसाइकिल वाले ने टक्कर मार दी थी। अरे अम्मा जी, आपको तो बहुत चोट आई है। आप चलिए, तानिया मैडम जी अंदर ही है। लेकिन अम्मा जी, आप तो लेट हो गई हैं। सब मेहमान तो कब के आ गए हैं। मेहमान? आज कुछ खास है क्या? अरे वो आज यहाँ नए साल की पार्टी रखी है ना, बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं आज। चौकीदार की बात सुनकर कौशल्या थोड़ा संकोच में आ जाती है, क्योंकि वो इस हालत में सबके सामने जाने से कतरा रही थी।
चलिए ना अम्मा जी, आप यहाँ क्यों रुक गई? तानिया मैडम जी आपका इंतजार कर रही होंगी। तानिया अपनी माँ को देखती है तो उनके पास आती है। मेरी बच्ची, अरे वाह, तू तो बहुत सुंदर लग रही है। कैसी है तू? कौशल्या की आंखों में खुशी के आंसू थे। माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये क्या हालत बनाई है अपनी? बेटा, वो एक मोटरसाइकिल वाले ने मुझे टक्कर मार दी और सर में थोड़ी चोट भी आ गई है। पहले ना माँ, आप मेरे साथ चलो। तानिया अपनी माँ को बाजू से पकड़कर घर के दूसरी ओर स्टोर रूम में लेकर जाती है जहाँ कोई नहीं था। अरे माँ, आप मेरे ससुराल आई हो, कम से कम ढंग के कपड़े तो पहन लेती। यहाँ कितने अमीर अमीर लोग आए हैं, अगर कोई तुमको ऐसे देखेगा तो क्या सोचेगा? कौशल्या की बेटी हीरे और सोने के जेवर से लदी थी। वो एक बार अपनी माँ से उनका हाल तक नहीं पूछती। बेटा, तू कैसी है? मेरी बच्ची, तू तो रानी बन गई है। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी, जो एक छोटी सी झोपड़ी में बड़ी हुई, महलों की रानी बन जाएगी। हे भगवान, नजर न लगे, कितनी सुंदर लग रही है मेरी बच्ची। कौशल्या जैसे ही अपनी बेटी को गले लगाने लगती है। अरे माँ, दूर रहो ना, जरा अपने कपड़ों को तो देखो, इन पर मिट्टी और खून के दाग लगे हुए हैं। आप ऐसे अचानक यहाँ क्यों आई हो? कौशल्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुझे देखने का मन हो रहा था, बस इसीलिए आ गई बेटा। मुझे देखने का मन था? अच्छा, तुम यहीं रुको, बाहर मत आना। घर में कुछ खास अमीर मेहमान आए हैं, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तानिया अपनी माँ को घर के स्टोर रूम में छोड़कर खुद डाइनिंग एरिया में आ जाती है। कौशल्या बेचारी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बड़ी बेटी इतनी कैसे बदल सकती है। शायद कोई बड़े लोग आए हैं, दामाद जी भी मिलने नहीं आए। कोई बात नहीं, मेरी तानिया के लिए मुझसे बढ़कर कौन हो सकता है? मैं तो उसकी माँ हूँ ना। कुछ देर बीतने पर भी कौशल्या के पास कोई नहीं आता। कौशल्या ठंड से कांप रही थी। कहाँ रह गई ये तानिया? अभी तक नहीं आई। कुछ देर के बाद जब मेहमानों की आवाजें आना बंद हो जाती हैं, बहुत देर हो गई है, लगता है सब मेहमान चले गए, लेकिन ये तानिया कहाँ रह गई? लगता है भूल गई कि माँ को कमरे में बिठाया है। ये भी ना भुलक्कड़ ही है, मैं खुद ही जाकर देखती हूँ। कौशल्या कमरे से निकलकर बाहर आती है, जहाँ तानिया और उसकी सास मेहमानों के दिए तोहफे देख रही थी। देखो, मुझे लगा ही था तुम मुझे कमरे में बिठाकर भूल गई होंगी। देखो, यहाँ अपनी सास के साथ बैठी हो। माँ, मैं आने ही वाली थी। तानिया की सास कौशल्या देवी को देखकर अपना मुंह बना लेती है। तुम्हारी माँ कब आई? तुमने बताया नहीं। इनकी तो हालत बहुत खराब लग रही है। वो माँ अभी आई थी। नौकरों को बोलो इनको खाने के लिए कुछ दे। इन्हें तो देखकर लग रहा है जैसे बहुत दिनों से अच्छे से खाना नहीं खाया है। कुछ कपड़े भी दो इनको। तानिया की सास का रवैया कौशल्या को कुछ ठीक नहीं लगा। नहीं नहीं बहन जी, मैं तो बस तानिया को देखने आई थी। आप सबसे मिल ली, इसलिए मुझे अब इजाजत दीजिए, मैं अपने घर चलती हूँ। ये इनके थैले में ना कुछ फ्रूट्स डाल दो, बेचारी ठंड में इतनी दूर से आई हैं। नहीं नहीं नहीं, ये तो मैं तानिया के लिए लाई थी। इसमें हमारे खेत की मूंगफली है। बचपन में तानिया बहुत खाया करती थी और मैंने अपने हाथों से तानिया के लिए एक स्वेटर बनाया था। बहुत गर्म ऊन का है, सर्दियों में इसमें ठंड नहीं लगेगी। कौशल्या अपना थैला खोलने लगती है। उसके हाथ ठंड से कांप रहे थे। वो जैसे ही थैला खोलती है तो वो थैला उसके हाथ से छूट जाता है और सारा सामान जमीन पर गिर जाता है। अरे अरे अरे, ये मिट्टी वाली मूंगफली और गंदा सा स्वेटर, अरे सारा फ्लोर गंदा कर दिया। माँ, क्या कर रही हो आप? देखो ना, सारी जगह आपने गंदगी फैला दी। अरे, आप ये जो यहाँ पर लेकर आई हो ना, ऐसी मूंगफली तो इस घर के नौकर तक नहीं खाते हैं। रामू, जल्दी इधर आओ, ये सब साफ करवाओ और इसे बाहर फेंको। माफ करना बहन जी, मैं साफ कर देती हूँ।
कौशल्या सब उठाने लगती है। तभी बाहर से नौकर आते हैं और कौशल्या को रोकते हैं। ये स्वेटर ना माँ, तुम अपने घर ले जाना, तुम्हारे परिवार के काम आएगा। अब अपनी इतनी बेइज्जती देख कौशल्या से वहाँ रुका नहीं गया। वो बस हाथ जोड़कर वहाँ से बाहर आ गई। कितनी आस लगा कर गई थी मैं अपनी बेटी के घर, लेकिन इसने मुझे मेरी औकात दिखा दी। कौशल्या तान्या के घर से जा ही रही थी कि तभी तान्या का पति सिद्धार्थ कौशल्या जी को देख लेता है। सिद्धार्थ जल्दी से अपनी माँ के पास आता है। अरे माँ जी, आप मुझसे मिले बिना कहाँ जा रही हो? और ये आपको चोट कैसे लगी? नहीं बेटा, कुछ नहीं, वो मैं तान्या से मिलने आई थी। अच्छा, अभी मैं चलती हूँ। अरे ऐसे कैसे चलती हो? अभी तो आप मुझसे मिले भी नहीं हो और अभी अभी आए हो। तानिया, जल्दी से इधर आओ। तभी वहाँ तानिया आती है। जी वो माँ जी तो अभी जा रही हैं, वो सबसे मिल ली हैं। अरे ऐसे कैसे जा रही हैं? तुमने देखा नहीं माँ जी को कितनी चोट आई है? सिद्धार्थ उन्हें अपने कमरे में लेकर जाता है और डॉक्टर को बुलाता है। तानिया, रामू से बोलकर माँ जी के लिए कुछ खाना मंगवाओ। देखिए, इनको बहुत ठंड लग गई है और ऊपर से कमजोरी भी है। मैंने चोट पर पट्टी कर दी है और ये कुछ दवाइयाँ हैं। थोड़े दिन आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर के जाने के बाद तान्या गर्मा गर्म खाना अपनी माँ को खिलाती है। माँ जी, अब आप कहीं नहीं जाओगे, आप यहीं रहो। तानिया खुद आपका ध्यान रखेगी। वैसे भी ये घर जितना हमारा है उतना ही आपका भी है। अपने दामाद को अपने लिए इतना कुछ करता देख कौशल्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इधर अपने पति की बातें सुन तानिया को अपने किए पर बहुत ही शर्म आती है। सिद्धार्थ जी मेरी माँ का कितना ध्यान रखते हैं और मैं खुद उनकी सगी बेटी होकर उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रही थी। माँ, आप अभी आराम करो। सब लोग कमरे से बाहर चले जाते हैं। माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ऐसा बोलकर तानिया अपनी माँ के गले लग जाती है। कौशल्या भी अपनी बेटी को अपने गले लगाती है और उसे माफ कर देती है।